नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश शिक्षालय के मंच पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम लोगों ने एक समसामयिकी पर एक नई सीरीज की शुरुआत किया है, जिसके तहत आप लोगों को प्रतिदिन समसामयिकी पर कुछ मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा और इस मटेरियल के माध्यम से आप लोगों का जो करंट अफेयर्स का जो एक लगातार अभ्यास होता चला जाएगा। तो आप लोगों का काफ़ी समय से डिमांड भी था और कई विद्यार्थियों ने मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी कहा था कि सर करंट अफेयर्स पर कोई सीरीज़ शुरू किया जाए। तो इसी संदर्भ में हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है कि करंट अफेयर्स पे हम लोग एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन सुबह आप लोगों को करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उस दिन की उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज हम लोग 23 जुलाई को दैनिक घटना चक्र के नाम से करंट अफेयर्स की सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद साइंस वगैरह जिस क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण घटना चक्र उस दिन हुआ है या घटनाक्रम हुआ है उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अभी पहला जो सवाल है कि हाल ही में अमेरिका के किस शहर में चीन का वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का आदेश दिया गया है। तो उसका उत्तर है अमेरिका के ह्यूस्टन शहर। आंसर बी इसका उत्तर है। अब हम लोग विगत कुछ महीनों से देख रहे हैं कि अमेरिका और चीन के बीच काफ़ी समय से ट्रेड वार चल रहा है और इस ट्रेड वार के कारण दोनों देशों में काफ़ी तनाव उत्पन्न हो गया है, काफ़ी तनाव है। और इस तनाव का परिणाम ये है कि अमेरिका और चीन आपस में वाणिज्यिक क्षेत्र में काफ़ी एक दूसरे के विरुद्ध आ रहे हैं और इस तनाव में कोरोना संकट ने और महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बार बार कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहा गया और इसके लिए चीनी सरकार को उत्तरदायी बताया गया है। तो हम लोग पहला सवाल का उत्तर ह्यूस्टन शहर होगा और इसमें अमेरिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण घटना चक्र है ये, और चीन में इसका काफ़ी व्यापक विरोध भी हुआ है। तो अब दूसरा सवाल आज का महत्वपूर्ण ये है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों ने शपथ ली। ये कल ही की घटना हुई है 22 जुलाई को, जिसमें राज्यसभा के 45 सदस्यों ने सभापति एम वेंकैया नायडू के समीप शपथ लिया। तो यहाँ आंसर सी होगा, 45 सदस्यों ने शपथ लिया। अब हम देखते हैं कि विगत कुछ महीने पहले 20 राज्यों में कुल 61 राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन हुआ और उनमें से 45 सदस्यों ने शपथ लिया है। कुछ सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत कारणों से शपथ नहीं लिया और जो 16 सदस्य बचे हैं शपथ लेने के लिए वो मानसून सत्र में शपथ लेंगे। और जो कल जिन्होंने शपथ लिया उसमें महत्वपूर्ण थे एनसीपी के नेता शरद पवार, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, कांग्रेस से भाजपा में आए मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी। ये प्रियंका चतुर्वेदी भी पहले कांग्रेस में थी, जो कि उन्होंने कुछ महीने पूर्व शिवसेना ज्वाइन किया है। तो ये सभी लोग राज्यसभा के लिए चुने गए थे और इनका शपथ ग्रहण राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी आप लोग जानते ही हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते ही हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो उनके समक्ष इन लोगों ने शपथ लिया है। आज का तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि एक भारत द्वारा एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम ध्रुव अस्त्र है, ये ध्रुव हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया। तो ये जो ध्रुव अस्त्र नाम है, इससे पहले इस मिसाइल का क्या नाम था,
ध्रुवस्त्र जो नया नाम दिया गया है, इससे पहले इस मिसाइल का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा बी, आंसर बी, हेलिना। इसका नाम हेलिना था। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो ये ध्रुवास्त्र का परीक्षण जो किया गया है उड़ीसा के बालासोर से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और ये मिसाइल जो है वो नाग श्रेणी का मिसाइल है, नाग श्रेणी का मिसाइल है। और ये नाग श्रेणी का जो मिसाइल है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और ये जो नाग श्रेणी का मिसाइल का जो विकसित किया गया है वो DRDO को द्वारा विकसित किया गया है, DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। और ये DRDO जो है वो भारत का मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण संगठन है। और ये जो नाग श्रेणी का मिसाइल है वो 1980 में शुरू किए गए एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइलों का विकास करने का भारत सरकार ने योजना बनाई थी, जिसके अंतर्गत अग्नि, पृथ्वी, आकाश, सूर्य और नाग था, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग को लगभग भारतीय सेना में शामिल कर सूर्य भी काफ़ी लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर की है। तो ये सब का विकास किया जा रहा है, जिसमें से 4 मिसाइल का विकास लगभग पूरा हो चुका है और ये सभी भारतीय सेना में शामिल किए जा चुके हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ध्रुव हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुव अस्त्र। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला सवाल है वो अभी अमेरिका में जो पेरोविले के पास एक जगह है पेरोविले, वहाँ लगभग 7.8 तीव्रता वाला भूकंप आया है। तो सवाल ये है कि ये जो प्रांत है पेरोविले ये जो क्षेत्र है पेरोविले किस प्रांत में है? तो इसका आंसर सी होगा, अलास्का। ये अलास्का क्षेत्र में है। आप लोग जानते हैं कि अलास्का अमेरिका के जो 50 प्रांत, अमेरिका में जो 50 प्रांत हैं उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत है। परंतु ये चूंकि ये निर्जन क्षेत्र है, इसमें बहुत कम आबादी है, बस्ती बहुत कम है। तो ये रूस के निकट है, रूस से इसकी सीमा लगता है। तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे काफ़ी रिक्टर स्केल पे काफ़ी हाई तीव्रता की भूकंप आया, जिसका लगभग तीव्रता 7.8 था। अब अगले सवाल की हम लोग बढ़ते हैं, जो कि सवाल नंबर 5 है आज का, जिसमें सवाल है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 का परिचालन शुरू किया गया है। यह संयंत्र किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम लोग देखेंगे पहले इसका उत्तर कि उसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के तट पे काकरापार परमाणु संयंत्र स्थित है। ये ताप्ती नदी आंसर सी होगा इसका। और ये काकरापार जो परमाणु संयंत्र है गुजरात के सूरत शहर के पास है। सूरत शहर के पास है ये। अब सूरत शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे ये स्थित है। और यहाँ 700 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु संयंत्र का निर्माण किया गया है, चालू किया गया है इसको। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह संयंत्र पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी पर यानी स्वदेशी डिजाइन पर आधारित है। यानी कि इसका पूरी तरह से इसका डिजाइन स्वदेश में किया गया है, स्वदेशी तकनीक से इसको निर्मित किया गया है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले जितना न्यूक्लियर पावर स्टेशन था वो सब किसी न किसी विदेशी तकनीक पर आधारित था। तो भारत का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि भारत ने अपने स्वदेशी क्षमता के माध्यम से 700 मेगावाट क्षमता वाले एक परमाणु संयंत्र का निर्माण किया है। हालांकि काकरापार में 1993 में 200 मेगावाट और 1995 में 200 मेगावाट का संयंत्र पहले से परमाणु संयंत्र कार्यशील है, लेकिन ये सब विदेशी सहायता से कार्यशील है। ये
पहला परमाणु संयंत्र है जो भारत का, जो कि पूर्णतः स्वदेशी डिजाइन पर आधारित है। तो ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कानपुर का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे काफ़ी चर्चा में था। अभी 10 दिन पहले उसका इनकाउंटर भी हुआ था। तो ये मामला काफ़ी हाईलाइटेड हुआ कि इनकाउंटर क्या फर्जी था या रियल इनकाउंटर था। तो इस संदर्भ में मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एएस बोबडे की अध्यक्षता वाले एक पीठ ने निर्णय दिया है कि एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा। अब इस जांच आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा, आज का सवाल ये है। तो उसके अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बीएस चौहान की अध्यक्षता में इस जांच आयोग का गठन किया गया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस बोबडे हैं, उनकी अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय का एक पीठ बैठा जिसने ये निर्णय किया कि एक जांच आयोग बनेगा और उस जांच आयोग का अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश बीएस चौहान होंगे। उसमें 2 अन्य सदस्य उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस केएल गुप्ता और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शशिकांत अग्रवाल। 2 अन्य सदस्य कौन कौन है? पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शशिकांत अग्रवाल। ये 2 लोग इसमें शामिल हैं। ये 3 लोगों की एक समिति होगी जो जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट का सख्त हिदायत है कि 1 सप्ताह के भीतर इस जांच आयोग अपना काम शुरू कर देगा और 2 महीने के भीतर ये अपना जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। तो एक महत्वपूर्ण एक घटना चक्र है ना। और देखिए, एक आज का जो अगला सवाल है वो है कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई है ना, संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए एक उपग्रह भेजा है। उन्होंने मंगल ग्रह के लिए एक उपग्रह भेजा है जो कि जापान के टनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से H2A रॉकेट की सहायता से प्रस्तुत भेजा गया है। और सवाल यह है कि इस उपग्रह का नाम क्या है, तो इस उपग्रह का नाम आपका ऑप्शन डी है, होप। इस उपग्रह का नाम होप है, ठीक है। तो ये यूएई द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है मंगल मिशन जिसका नाम होप है। अब अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं आज का कि इंडिया आइडिया समिट का आयोजन किस तारीख को किया गया। इंडिया आइडिया समिट का आयोजन 22 जुलाई को किया गया है। 22 जुलाई को, इस 22 जुलाई को किया गया है। और ये भारतीय व्यापार सम्मेलन द्वारा आयोजित इस समिट में जो प्रमुख वक्ता लोग रहेंगे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आदि इसके मुख्य वक्ताओं में शामिल हैं। अब अगला सवाल आज का है कि आईसीसी ने कोरोना वायरस महामारी के कारण T20 वर्ल्ड कप स्थगित कर दिया है। अब ये 1 साल के लिए स्थगित किया गया है। तो सवाल ये है कि यह प्रतियोगिता कहाँ होने वाली थी। तो इसका उत्तर ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी होगा, ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी। और इसको 1 साल के लिए अब अगले वर्ष अक्टूबर-नवंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। अगले वर्ष अक्टूबर 2021 में। और 2022 का T20 भारत में खेला जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है, 2022 का T20 भारत में खेला जाएगा। तो ये इस वर्ष होने वाला T20 को स्थगित कर दिया गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। अब आज का अगला सवाल ये है कि 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल लड़ाकू विमान
भारतीय वायुसेना के किस कैंप में शामिल किए जाएगा, किस कैंप में शामिल किया जाएगा? तो इसका उत्तर है अंबाला, ऑप्शन ए। अंबाला वायुसेना कैंप में राफेल को 5 राफेल जो मिलने वाला है 29 जुलाई को, उसको अंबाला वायुसेना कैंप में। आप लोग जानते हैं कि राफेल सौदा काफ़ी महत्वपूर्ण सौदा है, भारत ने फ्रांस के साथ किया है और ये लगभग 58 करोड़ रुपये 58,000 करोड़ रुपये का सौदा है और 36 राफेल विमान भारत को मिलेगा। ये किस्तों में मिलेगा, एक बार नहीं मिलेगा। और इसकी पहली खेप जो कि 29 जुलाई को भारत के अंबाला एयरबेस पे तैनात किया जाएगा। और इसका देखिए महत्वपूर्ण है कि अभी जो सेना के वायुसेना का जो प्रोग्राम है उसके तहत इसको पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भी, लद्दाख अभी जो सबसे चर्चा में है, चीन के साथ विवाद हो रहा है, तो वहाँ भी तैनात किए जाने की संभावना है। अब ये 36 जो लड़ाकू विमान का जो सौदा हुआ है, इसमें से 30 जो है वो लड़ाकू विमान होंगे और 106 प्रशिक्षण विमान हैं। ये राफेल जो 36 राफेल विमान आएगा तो 30 लड़ाकू विमान होंगे और 6 प्रशिक्षण विमान होंगे। तो आज का जो महत्वपूर्ण घटना चक्र रहा या घटनाक्रम रहा, उसकी चर्चा हम लोगों ने किया है और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये करंट अफेयर्स का ये सीरीज पसंद आएगा और इससे आप लोगों के सुझाव के अनुसार और भी परिष्कृत किया जाएगा और आप लोगों के परीक्षा उपयोगी बनाने का प्रयास हम लोगों का जारी रहेगा। धन्यवाद।